नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी। और हमारे स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान मेरे साथ सुनीता राजभर जुड़ गई हैं, आई हुई हैं। और चूँकि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हैं, तो पहले तो मैम आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और साथ ही साथ आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ कि आपको सपोर्ट करें, आपके चैनल को सपोर्ट करें और आपको सुने। चूँकि मैंने कई बार आपको सुना है, काफ़ी आप बेहतरीन तरीके से जो है कि पत्रकारिता करते हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीके से आप स्पीच भी देती हैं और बेहतरीन तरीके से आप मंच भी शेयर करती हैं। ये बात आप नहीं बता रही हैं हमारे दर्शकों को, हम दो राय नहीं है। तो मैम, मैं सीधे सवाल पे आता हूँ कि लोकसभा चुनाव सलेमपुर में बीजेपी 10 साल से यहाँ रही है, बीजेपी की सरकार रही है, रविंद्र कुशवाहा जी यहाँ सांसद रहे हैं और फिर से उनको बीजेपी उनको टिकट दी है। तो क्या लगता है कि जनता बीजेपी के पक्ष में जाएगी यहाँ, या फिर जनता को क्या निर्णय लेना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं निगम जी आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार जो है कि एनडीए गठबंधन में है। और रही बात सलेमपुर लोकसभा की, तो सलेमपुर लोकसभा में जो है कि 10 साल से रविंद्र कुशवाहा जी सांसद रहे हैं और नेक्स्ट जो आने वाला है उसमें भी रविंद्र कुशवाहा जी ही संभवतः रहेंगे भी सांसद। लेकिन जनता का बड़ा विरोध है, मैंने गांवों में देखा, जनता का बड़ा विरोध है कि उन पे इल्ज़ाम लगते हैं कि रविंद्र कुशवाहा ने कोई काम नहीं किया है। नहीं, जनता का क्या विरोध है? इस बार जनता जो है कि विरोध नहीं कर रही है। हो सकता है कि समथिंग जो लोग विरोध कर रहे हैं हो सके कि वो विपक्ष के लोग हों, नहीं तो जो पक्ष के लोग हैं वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। और इस बार तीसरी बार भी हमको लगता है कि रविंद्र कुशवाहा इस बार सांसद बनेंगे जी। मैं विरोध तो विपक्ष के लोग ही करेंगे, पक्ष के लोग कहाँ करेंगे। लेकिन अभी भी सलेमपुर के इर्द गिर्द आप चारों तरफ देखेंगी तो अच्छी सड़कें भी नहीं है। एक मुद्दा मैं आपको बता दूं कि सलेमपुर से प्यासी का जो मार्ग है वो 12 सालों से टूटा हुआ है। हम लोग वहाँ सफ़र करते हैं, वो सड़क नहीं बनी है। रविंद्र कुशवाहा के गांव की तरफ की सड़कें अधूरी हैं। यहाँ पे एक बस स्टैंड नहीं है, यहाँ पे बच्चों के लिए एक पार्क तक का नहीं है, सुविधा नहीं है। और सुंदरीकरण के नाम पे भी छला गया है, ठीक है, कोई सुंदरीकरण नहीं है। तो कहीं से ना कहीं जनता के अंदर सही में आक्रोश है, ऐसी इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। तो क्या रविंद्र कुशवाहा ने इन चीज़ों पर काम किया है कि इग्नोर किया है? अभी देखिए, मैं आपको निगम जी शायद बता देना चाहती हूँ कि अभी पिंडी से लेकर के भागलपुर वाला जो मार्ग है उस पर जो है कि भूमि पूजन हो चुका है। और बस स्टैंड के लिए मुझे जहाँ तक कि पता है, माननीय विजय लक्ष्मी गौतम जी ने भी सलेमपुर में भूमि पूजन का जो है कि अभी उन्होंने पूजन किया है। तो मुझे लगता है कि जो है कि जल्द ही सारी ये काम जो है कि रोड से लेकर के और रोडवेज तक का सारा काम, सारा चीज़ें जो सिकवा गिला है, सारे चीज़ों को हम लोग पूरा करेंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जो है कि हम लोग लोकसभा की तैयारी भी कर रहे हैं और लोकसभा में हम लोग जीतेंगे भी। तो इस बार वोट रविंद्र कुशवाहा को देख के जा रहा है कि माननीय मोदी जी को देख के जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ निगम जी स्पष्ट रूप से कि माननीय मोदी जी चाहते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है उस व्यक्ति को मोदी सरकार का जो भी योजना है उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को उन्होंने चुना है। और मुझे लगता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर, जो एक बिल्कुल गरीब तबके समाज के लोग हैं, जिनके पास कोई भी सुविधा नहीं है, उन लोगों तक जो है कि मोदी सरकार की सारी योजनाएं पहुंचाने का काम करेंगे जी। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मोदी जी के साथ फिर एक बार गठबंधन करके और मंत्री पद तो स्वीकार कर लिए। तो क्या आपको लगता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने फ़ायदे के लिए, अपने बच्चे के फ़ायदे के लिए, अपने बेटे के फ़ायदे के लिए ये गठबंधन किए हैं, या फिर राजभर समाज के फ़ायदे के लिए, राजभर समाज के मुद्दों के लिए, राजभर समाज के हक अधिकार के लिए किए हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी कभी भी जो है कि राजनीति अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया है। उन्होंने जो है कि समाज के हित के लिए ही कभी भी राजनीति किया है। जबकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत लोग ये भी बात कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर दल बदलू हैं, बहुत सारे कयास उन पे लगाए जाते हैं। लेकिन माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर हमारे समाज के उत्थान के लिए अगर 100 बार मुझे दल बदलना पड़े तो
तो मैं 100 बार दल को बदलूंगा। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने इस बात को कहा। तो मैम, ये दल बदलने का मतलब है कि वो समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। समाज देखिए, आप देखे होंगे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को कि जब कोई भी पार्टी जो है कि रैली नहीं करती है, जिस टाइम सारी पार्टियां सोई रहती हैं आराम से, उस टाइम माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो है कि गांव-गांव में घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं। हम लोग जगह जगह पर हम लोग रैलियां करते हैं, जनसभा को जो है कि संबोधित माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है निगम जी कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी संघर्षशील नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और आज जो उस मुकाम पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं उनके संघर्षों का ही देन है। और मैं आशा नहीं, विश्वास भी मुझे है कि आगे चल करके वो समाज के हित के लिए ही कार्य को करेंगे। जी, मैं अब सुनीता राजभर जी से जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछूंगा कि सुनीता राजभर को अगर मौका मिलता है तो किस क्षेत्र से अपनी राजनीति कैरियर को शुरुआत करेंगी, और कैसी राजनीति सुनीता राजभर करना चाहती हैं, किस समाज की लड़ाई सुनीता राजभर लड़ना चाहती हैं? मैं सुनीता राजभर से पूछना चाहता हूं। आपका सवाल बहुत ही वाजिब और बेहतरीन है। मैं सलेमपुर लोकसभा और सलेमपुर विधानसभा से आती हूं। मैं चाहती हूं कि आज के परिवेश में महिलाएं जो है कि जिस तरह से अपने आप को असहज महसूस कभी कभी करती हैं, वो ना करें। और मैं शोषित, वंचित, दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़े गए लोगों के लिए मैं काम करूंगी। जो समाज को कोई जानने वाला नहीं होगा, जो समाज दबा हुआ होगा, सुनीता राजभर का कार्य उस समाज के लिए होगा। जी, सुनीता राजभर राजनीतिक कैरियर जब शुरुआत की तो उसके पहले कभी राजनीति में सुनीता राजभर नहीं रही, ठीक है। तो कैसे सुनीता राजभर का अचानक प्लान होता है और बनता है कि सुनीता राजभर राजनीति में आती हैं? वो क्या घटना होती है कि किस घटना के साथ वो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाती हैं? मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे सताए हुए लोग हूँ। मुझे जब लगा कि समाज में मेरी जैसी महिला अगर राजनीति नहीं करेगी, वैसे लोग जो आज भी शोषित वंचित लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर हमारी जैसी पढ़ी लिखी महिला अगर आवाज़ नहीं उठाएगी, तो मुझे लगता है कि निगम जी आने वाला समय में जब मेरी जैसी महिला अगर खड़ा होकर के नहीं लड़ सकेगी, तो हम और जैसी जो हाउसवाइफ महिलाएं हैं उनके लिए हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। मैं एक उन महिलाओं के लिए आवाज़ बनना चाहती हूँ जो घर में रह कर के ये सोचती हैं कि काश हमको भी मौका मिले तो हम भी कुछ कर जाएं। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं राजनीति में रहूँगी, मेरा राजनीतिक सफ़र भी आप जानते होंगे कि मेरी शादी सलेमपुर विधानसभा में हुई। चूँकि मैं आपके बगल की ही रहने वाली हूँ, तो आप देखे होंगे कि पढ़ाई के बाद मैंने डायरेक्ट जो है कि राजनीति में एंट्री मारा, और कहीं ना कहीं इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सहयोग रहा, और जो है कि मुझे सपोर्ट वही ज़्यादातर करते हैं। और जब मैंने देखा कि जगह जगह पे जो है कि महिलाओं से लेकर के और गरीब समाज के लोगों का शोषण किया जाता है, तब मैंने जो है कि राजनीति में जो है कि अपने कदम को रखा, और आज राजनीति में रह करके मैंने इस मुकाम को जो है कि पाया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में मैं प्रमुख महासचिव के पद पर इस टाइम जो है कि नियुक्त हूँ। जी, मैं पूरे मंच से सुनीता राजभर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को दहाड़ते हुए मैंने सुना है, और अपने समाज को बाबा साहब के एजुकेशन और उनके बाबा साहब के राइट्स को बताते हुए मैंने सुनीता राजभर को सुना है। तो सुनीता राजभर बाबा साहब अंबेडकर के कितने करीब हैं, उनके विचारधारा पे कितना काम करती हैं, मैं सुनीता राजभर से जानना चाहूँगी। देखिए, बाबा साहब अगर हम जिस्म हैं तो कहीं ना कहीं बाबा साहब हमारे धड़कन हैं, और संविधान यदि अगर ना होता निगम जी, तो शायद आपके सामने सुनीता राजभर ना होती। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं संविधान को वो सारी चीज़ें मानती हूँ, बाबा साहब को उस भगवान की तरह मानती हूँ जिस भगवान को लोग मंदिरों में ढूंढा करते हैं, और जिस भगवान को हम मंदिरों में मानते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, ठीक उसी प्रकार बाबा साहब को कहीं ना कहीं हम भी अपने दिल दिमाग में पूरी तरीके से एक भगवान रूपी बना करके बैठा करके, और उनके दिए हुए निर्देशों पे, उनके बनाए हुए संविधान पे आज सुनीता राजभर जो है कि अपने कदम को आगे बढ़ाई हैं, तब जा कर के कहीं ना कहीं सुनीता राजभर आज इस राजनीतिक फील्ड में हैं। तो अगर बाबा साहब की अगर बात की जाए तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया है ये जग जाहिर है, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि शायद अगर बाबा साहब ना होते तो सुनीता राजभर आपके साथ इस माइक पे ना बोल पाती। जी, एक आखिरी सवाल, सुनीता राजभर उन
महिलाओं के लिए, उन बहन बेटियों के लिए जो अपने आप को आज असहज महसूस करती हैं, दलित समाज की बेटी हों चाहे और भी जो दबे कुचले समाज की बेटियां हों, तो सुनीता राजभर का उनके लिए क्या संदेश है? मैं उन सारी बहन बेटियों को कहना चाहूँगी कि यदि आप अगर पढ़े लिखे हो, अगर यदि आप बाबा साहब पर विश्वास रखते हो, संविधान पे विश्वास रखते हो, खुद पे भरोसा रखते हो, तो आप निकलो इस दुनिया में। और अभी भी संघर्ष आपको बहुत कुछ करना है और बहुत सारी चीज़ें अभी महिलाओं को पाना है। हम 5th जनरेशन में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम एक महिला हैं और हमें जो है कि कहीं ना कहीं बैक ले जाने का काम किया जाता है। तो मैं निगम जी आप के इस चैनल के माध्यम से मैं उन सारी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आप लोग एक कदम बढ़ाओ और एक कदम हम बढ़ाएंगे और कम से कम हम सारे महिलाओं मिलकर के इस भारत में, इस भारतवर्ष को एक नया रूप देने का काम करेंगे। क्योंकि बिना महिलाओं का इस जगत में, इस भारतवर्ष में, इस उत्तर प्रदेश में बिना महिला का कुछ होने वाला नहीं है जी। आप सुनीता राजभर से बात कर रहे थे और बहुत बेबाक तरीके से सुनीता राजभर जी ने अपनी बातें रखी, बाबा साहब से लेके हर चीज़ों को उन्होंने बहुत बखूबी से प्रेजेंट किया। तो मैं आखिरी बार यही कहूँगा कि अगर आपको समाज में अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है तो आपको पढ़ना होगा, बाबा साहब की विचारधारा को जानना होगा। मेरे साथ सुनीता राजभर न्यूज़ इंडिया 85 पे थी। नमस्कार।